सबसे पहला, हाँ ये दे दो आके बच्चों को। ये A3 में कराया करो यार, कितनी बार बोला जाए। A4 ना कराया करो ना, A3 में कराया करो। आगे से ध्यान रखना है। ये A3 में ये बच्चे बता रहे हैं कि खुल जाता है ये जो पंच लगे ना, ये A3 सीट में आएगा। आइए, तो हीट की बात अगर हम करें तो हीट में हम लोग सबसे पहले आज टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर थर्मोमीट्री के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर स्केल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, फिर कैलोरीमेट्री, फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफ़र। इस सीक्वेंस में पूरा यूनिट कवर करेंगे। बहुत बड़ा यूनिट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। छोटे छोटे 5-6 चैप्टर हैं और छोटे छोटे 5-6 सवाल भी आते हैं। तो बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, फॉर्मूले से आसान सवाल बनेंगे, मैकेनिक्स की तुलना में इजी है। तो सबसे पहले बच्चों बताइए मुझे, हीट किसे कहते हैं? व्हाट इज हीट? तो हीट के बारे में अगर हम बात करें तो हीट हमारा, जल्दी से दे दो, ये डीपीपी है जो मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कराई थी, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करा दी है। तो ये आप लगाते रहिए, इसके डाउट्स आप पूछते रहिएगा। और चूँकि वर्क पावर एनर्जी की शीट में सवाल मुझे थोड़े कम लग रहे थे तो थोड़े एक्स्ट्रा सवाल दे दिए हैं। लेकिन इस शीट में आखिरी की डीपीपी में कुछ सवाल सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन के हैं, तो वो अभी नहीं लगाने। मैं आपको बता दूंगा वैसच के कौन कौन सी डीपीपी लगानी है। तो कुछ इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में काम आएंगी, कुछ अगले चैप्टर में जब सेंटर ऑफ मास मोमेंटम पढ़ाएंगे तो वहाँ काम आएंगी। तो देखो, हीट के बारे में अगर बात की जाए तो हीट हमारा एनर्जी का ही एक फॉर्म है बेटा। हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है। हीट जो है, क्या होता है हीट बेटा? देखो जरा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from high temperature region, from high temperature region to a low temperature region। तो बेटा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है बेटा, हाई टेम्परेचर, तो हीट का जो फ्लो होता है, हीट का फ्लो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। शुरुआत के समय में जब थ्योरी डेवलप करी जा रही थी बेटा, ध्यान दें, तो शुरू में हम लोगों ने हीट को अलग फिजिकल क्वांटिटी मान लिया था एनर्जी से। हमने ये मान लिया था कि जो हीट होती है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होती है। लेकिन जूल ने जब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जूल ने बताया कि हीट और मैकेनिकल वर्क एनर्जी का फॉर्म है, ये तो हम जानते थे। हीट और मैकेनिकल वर्क एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर JH, याद आ रहा है कि नहीं? तो वर्क और हीट जो होती है, H फॉर हीट और W फॉर मैकेनिकल वर्क, जो जूल में लिखते हैं, जूल में, और हीट हमारी कैलोरी में लिखते हैं। तो J की वैल्यू आती थी, याद करो, 4.18 कैलोरी, जूल पर कैलोरी। एक कैलोरी हीट जो होती है वो 4.18 जूल, या हम लगभग में 4.2 जूल के बराबर लिखते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों कि हीट के बारे में शुरुआती विचार जो थे हम लोगों के, वो ये थे कि हम मानते थे हीट एनर्जी से अलग है। हम ये मानते थे हीट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा कुछ है जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होता है।
जूल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने बताया कि नहीं, हीट मैकेनिकल वर्क इक्विवेलेंट है, यानी हीट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि बेटा हीट जो होती है वो एनर्जी का ही फॉर्म होती है। बस फर्क इतना होता है कि ये जो एनर्जी होती है जिसे आप हीट कह रहे हो, ये मैकेनिकली फ्लो नहीं करती, मतलब उस एनर्जी को हीट बोलते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती। जैसे दो बॉडी है बेटा, एक गर्म बॉडी एक ठंडी बॉडी, तो गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी को अगर कांटेक्ट में रख दिया जाए तो गर्म वाली बॉडी से ठंडी वाली बॉडी में एनर्जी चली जाएगी। तो वो जो एनर्जी गर्म वाली बॉडी से ठंडी वाली बॉडी में जा रही है उसी को हीट कहते हैं, वही हमारी हीट है। जो वर्क है वो भी एनर्जी का फॉर्म है, पर वर्क जो होता है उसमें भी आप एनर्जी देते हो। जब आप वर्क करते हो तो आप एनर्जी देते हो, लेकिन वर्क करने में जो एनर्जी मिलती है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस। वहां पे आप बॉडी पर फोर्स लगाते हो, बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, धक्का करते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क बनता है। जो हीट वाला प्रोसेस है उसमें एनर्जी नॉन मैकेनिकल प्रोसेस से मिलती है। आप बस गर्म वाली बॉडी को संपर्क में रख दो, कोई धक्का वक्का मारने की जरूरत नहीं है, तो गर्म वाली बॉडी से ठंडी वाली बॉडी में अपने आप चली जाएगी एनर्जी, अपने आप एनर्जी चली जाएगी। वहां पर आपको मैकेनिकल वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हीट जो है क्या है बेटा? हीट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड अपने आप फ्लो करता है विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, बाहरी वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि हीट एनर्जी का फॉर्म है। कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बिना बाहरी मदद के, बिना एक्सटर्नल एजेंट के, विदाउट एनी एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो विदाउट एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, एक्सटर्नल वर्क के। तो हीट और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं, हीट और वर्क ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का साइन है। और W बराबर JH अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। अगर हमें कैलोरी में हीट दी है इन कैलोरी और ये है इन जूल, तो हम W इज इक्वल टू JH लगा सकते हैं। कैलोरी को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना है, हीट का जो यूनिट था वो कैलोरी होता है, तो J की वैल्यू जो होती है वो 4.18 जूल पर कैलोरी होती है। तो बेटा नेचुरल फ्लो हीट का होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। उल्टा कराना है तो फिर बाहरी ताकत लगानी पड़ेगी, तो मेहनत चाहिए। हमेशा याद रखो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है किसी भी चीज़ का। अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो पेन नीचे जाएगा, ऊपर ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो अपने आप जाएगी। लेकिन अगर उल्टा कराना हो, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, हम पढ़ेंगे आगे, तो रेफ्रिजरेटर में हमें ठंडी जगह से अंदर से हीट खींच के बाहर फेंकनी होती है। ये नेचुरल फ्लो का उल्टा है, इसलिए मेहनत चाहिए, वहाँ बिजली खर्च होती है ऐसा करने के लिए। गर्म जगह से ठंडी जगह में हीट पहुँचानी हो तो बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई हीट की। अब अगर हीट का यूनिट कैलोरी है तो एक कैलोरी कितना होता है ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, वैसे आगे हम लोग यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ 1 कैलोरी हीट? 1 कैलोरी किसे कहते हैं? तो लिख लो बेटा, व्हाट इज़ 1 कैलोरी? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट
required to increase the temperature of 1 gram water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade at constant pressure of 1 atmosphere. At constant pressure of 1 atmosphere. तो 1 कैलोरी क्या होती है? 1 कैलोरी हीट किसे कहते हैं? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 1 एटमॉस्फेयर के कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट की आवश्यकता पड़ती है, उस हीट को हम 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, जेई में एक बार पूछ लिया था कि व्हाट इज 1 कैलोरी, तो उन्होंने अलग अलग दिया था। टेम्परेचर रेंज याद रखना है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या है। तो टेम्परेचर रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए थे उन्होंने, उस ऑप्शन में कभी 13.5 से 14.5 लिख दिया, एक ऑप्शन में, एक में प्रेशर लिख दिया था 2 एटीएम वगैरह वगैरह, है ना। तो ये 1 कैलोरी है। अब आप बात समझो, एक टर्म और यूज होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? तो बेटा जैसे हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया कि अगर बेटा हमारे पास 2 बॉडी हो, बॉडी ए और बॉडी बी, मान लो बॉडी ए और बॉडी बी, उनको हमने कांटेक्ट में रख दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जरूर हो सकता है हम दोनों को आपस में चिपका दें, ये भी हो सकता है बीच में से कम कंडक्टिंग रॉड लगा के दोनों को ज्वाइन कर दें, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी 2 बॉडी है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में हो सकती है, इनडायरेक्टली, या ज़रूरी भी नहीं है कि कांटेक्ट में, थोड़ी दूरी पे भी हो सकती है। हीट डायरेक्टली भी जा सकता है और कई तरह से हीट फ्लो होता है। तो अभी हम उस बारे में, अगर कांटेक्ट नहीं भी होगा तो भी एक जगह से दूसरी जगह हीट का फ्लो हो सकता है। कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं, रेडिएशन, है ना, तो वो बातें हम बाद में करेंगे। मुद्दा ये है कि अगर 2 बॉडी आसपास रखी हैं तो हमें पता है, या कांटेक्ट में रखी हैं, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में होगा, तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाता। तो जब 2 बॉडी सेम टेम्परेचर पे होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। क्योंकि अगर बेटा सेम टेम्परेचर होगा तो सेम टेम्परेचर पे हीट का फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। उस अवस्था को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप कह सकते हो थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडी का टेम्परेचर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, नो हीट फ्लो, उस समय कोई हीट का फ्लो नहीं होता। अब एक बात समझो, टेम्परेचर की बात बार बार यूज हो रही, तो हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो आप समझ लो कि आखिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो होती क्यों है, इसका बात हम कंडक्शन में करेंगे। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं बेटा। टेम्परेचर जो होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? वैसे तो हम उसको डिग्री ऑफ हॉटनेस बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस है। टेम्परेचर ज़्यादा है यानी बॉडी ज़्यादा हॉट है, टेम्परेचर कम है तो बॉडी कम हॉट है, उतनी ज़्यादा कूल होती जाएगी बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस तो एक व्यवहारिक बात है कि भाई हम व्यवहारिक भाषा में समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक बात करी जाए तो किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब होता है उसके मॉलिक्यूल के पास एवरेज एनर्जी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी अधिक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं बेटा, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं बेटा, वाइब्रेशन। तो किसी लोहे की बॉडी को लिया तुमने, तो लोहे की बॉडी कम टेम्परेचर पे होती है तो उसके मॉलिक्यूल आराम आराम से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एनर्जी कम होती है। जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट कर रहे होते हैं,
ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बहुत ही एक्चुअल बात कहे कि सर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताइए टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या है, तो हम ये कहेंगे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करने लगेंगे जब सॉलिड गर्म होगा। यदि लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से इधर उधर रैंडम मोशन करने लगेंगे। इवन अगर गैस भी होगी तो हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है, मान लो तुमने दो बॉडी तुम्हारी कांटेक्ट में आई, इसका टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है, इसका कम है, T1 बड़ा है T2 से। तो जब ये जो मॉलिक्यूल संपर्क में होते हैं, ये सब मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कोलिजन होता है इनमें, कोलिजन। इसके मॉलिक्यूल बगल वाले के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन में जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो कम वाली एनर्जी, यानी ठंडे वाली बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एनर्जी कम है, उन्हें मार थप्पड़ एनर्जी दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बॉडी का टेम्परेचर बेटा ज़्यादा होता है उसके मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ज़्यादा एनर्जी से हो रहा होता है। इवन गैस के मॉलिक्यूल है तो वाइब्रेशन नहीं होगा, वहाँ ब्राउनियन मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा, हम बात करेंगे। तो ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब बगल में दूसरी बॉडी के संपर्क में आती है तो इसके पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स बगल वाले के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन में ये क्या करते हैं, एनर्जी को यहाँ से यहाँ देते रहते हैं। तो जब वो एनर्जी यहाँ से यहाँ जाती है तो इसकी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल कम होती जाती है, तो टेम्परेचर घटता जाता है, बॉडी ठंडी महसूस होती है। अब कोई बॉडी गर्म भी ऐसे महसूस होती है, किसी बॉडी को टच करते हो तो गर्म कैसे महसूस होती है, अगर वो बॉडी गर्म है यानी उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जब तुम हाथ लगाओगे तो उसके मॉलिक्यूल जोर जोर से टकराएंगे तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारे हाथ को एनर्जी मिलेगी, तुम्हें गर्माहट का एहसास होता है। ठंडी बॉडी होती है तो तुम्हारे पार्टिकल्स के पास, तुम्हारे जो स्किन में जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास ऑलरेडी पर्याप्त एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास है नहीं, तो वो कोलाइड तो होते हैं पर वो कोलिजन इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसमें एनर्जी का इतना एक्सचेंज नहीं होता कि तुम्हें गर्माहट का एहसास हो पाए, बहुत ज़्यादा गर्म। लेकिन कोई चीज़ बहुत गर्म महसूस होती है वो तभी होती है कि उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बात करें तो उस सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से तुम्हारी स्किन से टकराते हैं और उसके पार्टिकल तुम्हारे पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं और तुम्हें लगता है अरे बहुत गर्म है, क्योंकि बहुत तेज़ी से एनर्जी तुम्हारे हाथ में आती है और जितना तेज़ी से एनर्जी तुम्हारे हाथ में आती है उतनी वो चीज़ गर्म महसूस होती है। तो टेम्परेचर का व्यवहारिक मतलब तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस बोल दो, ठीक है, कक्षा 9 के बच्चे को बताया जाता है, पर टेम्परेचर का जो एक्चुअल मतलब है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बॉडी संपर्क में आती हैं तो जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो कम एनर्जी वालों को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो और कब तक फ्लो होती है, कब तक फ्लो होती है, जब तक टेम्परेचर सेम, और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए फिजिकल कांटेक्ट मस्ट नहीं है पर टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो फिजिकल हाँ उल्टा ट्रू है, अगर दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है और लंबे समय के लिए फिजिकल कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, पर यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो संपर्क ही होगा, ये जरूरी नहीं है। बिना कांटेक्ट के भी हीट इधर से उधर रेडिएशन वगैरह के थ्रू जा सकती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए फिजिकल कांटेक्ट मस्ट नहीं है, पर फिजिकल कांटेक्ट अगर है तो थर्मल इक्विलिब्रियम जरूर होगा। मतलब तुरंत की बात नहीं करें पर लंबे समय से अगर फिजिकल कांटेक्ट है तो थर्मल इक्विलिब्रियम जरूर है। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं, तो यहां मैं कहीं लिख देता हूं, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम physical contact is not necessary. But if two bodies are in physical contact
for a long time, then they must be in thermal equilibrium. Thermal equilibrium. थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हैं, ये चैप्टर का लहजा थोड़ा अलग है। मैकेनिक्स का लहजा ये होता है कि सवाल 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 ही थ्योरी होते हैं। थर्मल फिजिक्स का लहजा ये कि थ्योरी भी होगी और सवाल भी होंगे, तो थ्योरी लिखनी और सुननी बहुत ज़रूरी है ध्यान से। इसमें आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिस नहीं कर सकते। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो मैंने लिखे हैं, इसको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिख करके सवाल पूछ सकता है। तो अगर बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है लंबे समय से तो मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बट अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ज़रूरी नहीं है कि मस्ट बी इन फिजिकल कांटेक्ट हो। समझ गए ना? ठीक, आगे बढ़ें और थ्योरेटिकल बातें लिखने लिखाने का काम हमारे साथ करिए, लेट लपेट नहीं चाहिए मुझे। एक पॉइंट और लिखेंगे फिर हम टेम्परेचर स्केल पर आएंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई लिख रहा है? आइए, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। ये कहता है कि मान लो हमारे पास बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी से बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सोचो ना, अगर टी ए बराबर टी बी है बेटा, तो ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और बी बराबर सी है तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो फिर दिस इंप्लाइज ए और सी भी बराबर होंगे, यानी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये सिंपल स्टेटमेंट हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है कि इफ A and B is in thermal equilibrium and B and C is in thermal equilibrium, then A and C will also be in thermal equilibrium. और बेटा एक सॉलिड और लिक्विड आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे पानी की बाल्टी में गर्म रॉड डाल दी लोहे की, तो शुरू में वो गर्म रॉड से पानी गर्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद रॉड का और पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम।
तो रॉड और पानी काय में होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। और पानी बाल्टी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, समझ रहे हो? तो पानी और रॉड थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पानी और बाल्टी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बाल्टी और रॉड भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। अब बाल्टी रखी है मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में एयर है, तो बाल्टी सराउंडिंग वाली एयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो रॉड भी तो एयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गई। तो देखो रॉड और बाल्टी हो सकता है, रॉड ऐसे हवा में लटकी है, पानी में टच नहीं कर रही बाल्टी को, फिर भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है बाल्टी और रॉड के बीच में, पर थर्मल इक्विलिब्रियम तो है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि दो बॉडी अगर आपस में कांटेक्ट कर रही हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बिना कांटेक्ट के भी हो सकती है। जो बात मैंने आपको बताई उसको आप एक समझो कि जैसे बाल्टी में पानी रखा है, यहाँ मैंने रस्सी से रॉड लटका दिया, ऐसे ये लोहे की रॉड पानी के अंदर लटका दी, ये गर्म रॉड थी। अब इसने पानी गर्म कर दिया, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर, रॉड का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो रॉड और पानी काय में? अब पानी काय में? बाल्टी में, ये लोहे की बाल्टी मान लो, तो पानी का और बाल्टी का टेम्परेचर भी तो सेम हो जाएगा। तो पानी और बाल्टी काय में? तो रॉड और पानी इक्विलिब्रियम में, पानी और बाल्टी इक्विलिब्रियम में, तो रॉड और बाल्टी भी काय में आपस में? यही तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो क्या रॉड और बाल्टी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है? फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं, फिर भी थर्मल इक्विलिब्रियम तो है ना। अच्छा बताओ, आसपास क्या है? एयर, एयर है। ये एयर का टेम्परेचर भी तो, एयर के पार्टिकल भी तो टकरा रहे होंगे यहाँ पे, तो बाहर की हवा का टेम्परेचर भी वही होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, फाइनली सराउंडिंग के टेम्परेचर के ही तो बराबर हो जाएगा। तो बाहर की जो एयर होगी, एयर वो सब बाल्टी के साथ, इसके साथ, वो भी काय में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री, आप मेरे से 2 मीटर दूरी पे हो, हम आपसे 2 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ खड़े हैं, तो हमारे बीच में अगर एयर भी होगी ना तो भी आपसे मेरे तक हीट आ जाएगी, क्योंकि आपसे वो एयर के मॉलिक्यूल एनर्जी ले लेके मुझसे टकरा टकरा के मुझे एनर्जी दे देंगे। अल्टीमेटली हम दूरी पर रहकर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। तो ये जीरोथ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझने में कि कोई चीज़ें अगर डिस्टेंस पर बीच में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स हैं, लिक्विड है, एयर है, गैस है, कुछ भी है, तो दूर रखी हुई बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का निचोड़ है जो ये कहता है। तो याद रखेंगे, यदि बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। इसी प्रकार सी अगर डी से थर्मल इक्विलिब्रियम में होता तो ए डी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाता। ठीक है, तो सारा का सारा जो मुद्दा है बेटा, हीट का, थर्मल इक्विलिब्रियम का, सब कुछ वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टेम्परेचर पे बेस्ड है। तो टेम्परेचर क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मेनली देखो, इसमें जो नीट में सवाल आता है वो टेम्परेचर स्केल का आता है। थर्मोमेट्री में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्जन आने चाहिए, चेंजेस के कन्वर्जन टू, अगर मैं बात करूं तो 5-7 मिनट की काम की बात है। उसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिंपल सवाल आते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल, इसे हम जिसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसे थर्मोमेट्री बोला जाता है, थर्मोमेट्री। देखो, टेम्परेचर के बारे में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो मैंने कहा कि व्यवहारिक बात, ये हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस। एक तो ये कितनी, कोई बॉडी कितनी ठंडी कितनी गर्म, उसे हम टेम्परेचर से बताते हैं। टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक फिजिकल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बॉडी के लिए डिफाइन होता है, बॉडी के लिए डिफाइन होता है ना, डिफाइंड फॉर ए बॉडी, डिफाइंड फॉर ए बॉडी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस सिस्टम हो, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है, बॉडी के लिए डिफाइन होता है। वो गैसियस बॉडी हो सकती है, लिक्विड बॉडी। गैसियस बॉडी का मतलब 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस है, ऐसे बोल सकते हो। कभी भी ध्यान रखना, टेम्परेचर जो होता है कभी ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे आप कहते हो अमोनिया का टेम्परेचर इतना है, हीलियम का टेम्परेचर इतना है, लेकिन कभी हीलियम का 1 मॉलिक्यूल लेके ये बोल दो, ए हीलियम मॉलिक्यूल इधर आ, कितना है तेरा टेम्परेचर, तो ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। 1 मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता। टेम्परेचर जो है वो
मॉल पढ़ना, उसको समझना व्यवहारिक रूप से थोड़ा सरल है, पर कोई आपसे कहे कि मैंने एक अमोनिया मॉलिक्यूल मुझे रास्ते मिल गया, मैंने उसको 2 घंटा मारे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये 100% गलत स्टेटमेंट है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेम्परेचर एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे टेम्परेचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, जो होता है वो एनर्जी नाम की चीज होती है। टेम्परेचर गैस का बढ़ा सकते हो, बॉडी का बढ़ा सकते हो। तुम ये कह दो कि आपके पास मान लो कॉपर का एक बॉडी थी, कॉपर की बॉडी थी, तो कॉपर की बॉडी को हीट दे दी जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये ठीक बात है। लेकिन कोई ये बोले कॉपर का एक आइटम मुझे मिला था, मैंने उसको एनर्जी देकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये 100% गलत सेंटेंसेस का मतलब वो टेम्परेचर को समझ नहीं पा रहा है। टेम्परेचर एक कॉपर एटम के लिए परिभाषित ही नहीं है। टेम्परेचर कहते किसको कि जब आपने बॉडी को, कॉपर बॉडी को एनर्जी दी थी और कॉपर बॉडी में जो कॉपर के एटम थे वो जोर जोर से जब वाइब्रेट करने लगे, उनकी जब एनर्जी बढ़ गई, तब बॉडी को छूने पे बॉडी गर्म महसूस हो रही थी, तो आपने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर एक तरीका है ये जानने का कि कोई जो बॉडी है उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी कितनी ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं है, मैक्रोस्कोपिक उसी को बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक मतलब बॉडी के लेवल पे बात हो रही है, ठीक है? हाँ, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या बताता है भैया? तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द एवरेज एनर्जी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेम्परेचर होता है, बट टेम्परेचर के माध्यम से हमें पता क्या चलता है? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल या पर एटम जो भी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, एंड एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी ग्रेटर, उतनी ही ज्यादा होगी। चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी से मोशन कर रहे होंगे, ज्यादा एनर्जी से। तो ये टेम्परेचर के बारे में बेसिक परिचय है कि टेम्परेचर क्या होता है। यहां पर चाहो तो एक चीज ऐड कर दो, डिफाइंड फॉर ए बॉडी नॉट फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल। नीचे लिख देना नॉट फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल।
डन। आइए अब हम लोग टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे। तो टेम्परेचर को नापने के लिए बेटा 3 स्केल बनाई गई हैं। टेम्परेचर स्केल्स, एक है हमारी सेल्सियस स्केल, एक है हमारी केल्विन स्केल या इसे एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, और एक है हमारी फ़ारेनहाइट। हर स्केल में 2 चीज़ें होती हैं। देखो स्केल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस प्रकार स्केल का निर्माण हुआ, वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी। हमें हर स्केल का लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्या है, डिवीजन्स कितने होते हैं, यूनिट क्या है, कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें समझनी। तो अगर मैं तीनों स्केल की बात करूं बेटा, तो जो सेल्सियस स्केल होता है, हर स्केल में बेटा 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट। एक को बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, एक को बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। मतलब हर स्केल के डेवलपमेंट में 2 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट है। लोअर फिक्स पॉइंट को आइस पॉइंट भी कहते हैं, आइस पॉइंट, चूंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अपर फिक्स पॉइंट है उसके लिए रेफरेंस लिया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और लोअर फिक्स पॉइंट के लिए जो रेफरेंस लिया गया है इस सेल्सियस स्केल में वो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसमें आइस फ्रीज हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा लोअर फिक्स पॉइंट होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस ऐसे लिखाई दे रहे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं। तो सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल की बात करें, या सेल्सियस इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम आइस पॉइंट कहते हैं, आइस पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो स्केल होती है बेटा उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, और इसमें टोटल ये डिवीजन्स होते हैं, डिवीजन्स। या मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं ताकि गिन ना लो तुम। कितने डिवीजन होते हैं टोटल बेटा? 100 डिवीजन्स होते हैं। पूरी स्केल को 100 डिवीजन में बांटा गया है। लोअर फिक्स पॉइंट जो है ये हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है बेटा वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 100 डिवीज़न होते हैं, और 100 डिवीज़न में जो डिफरेंस होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है, एक डिवीज़न वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। एक डिवीज़न जो होता है बेटा, एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टोटल 100 डिवीज़न होते हैं, इक्वल डिवीजन्स होते हैं, और चूंकि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है तो हर एक डिवीज़न का जो वैल्यू होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। हर एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो उसके रेफरेंस के लिए बेटा हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया है, जिसे हम आइस पॉइंट कहते हैं, और अपर फिक्स पॉइंट के लिए हमने स्टीम पॉइंट लिया है। इसी तरह से केल्विन स्केल की अगर हम बात करें, पहले तो हम सारी स्केल समझ लेते हैं। अगर हम केल्विन स्केल की बात करेंगे तो केल्विन स्केल जो होती है उसमें जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है क्या होता है बताओ? वो होता है 273.15 केल्विन।
273 पॉइंट, मतलब केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, जिसे आप 0 सेल्सियस कहते हो, तो केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लोअर फिक्स पॉइंट वो 273.15, हम लगभग में 273 ले लेते हैं, और अपर फिक्स्ड पॉइंट बेटा जो स्केल में माना गया है वो 373.15 केल्विन होता है। इसमें भी टोटल बेटा जो डिविजन्स होते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स जो बेटा इसमें होते हैं, इसमें भी 100 डिविजन्स होते हैं बेटा, 100 डिवीजन होते हैं, 100 डिविजन्स, और 100 डिवीजन आप डिफरेंस देखो 100 केल्विन के बराबर होता है, तो 100 एक डिवीजन जो होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है, एक डिवीजन जो होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, कितने डिविजन्स होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, क्या जरा बताओ मुझे। 32 से 32 क्यों, 0 से क्यों नहीं? एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसा बताते हैं कि जो फ़ारेनहाइट भाई साहब थे, डेनियल फ़ारेनहाइट, ये जब इस स्केल को बना रहे थे तो इनके लैब में ये जिस स्केल पे बात कर रहे थे तो इन्होंने रेफरेंस के तौर पर एक ब्राइन सोल्यूशन लिया था, सॉल्ट प्लस आइस प्लस वाटर मिलाकर के एक सोल्यूशन होता है, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। तो ब्राइन सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं था, वो बेसिकली फ़ारेनहाइट में जो 0 उन्होंने लिया था उस ब्राइन सोल्यूशन के रेफरेंस के हिसाब से लिया था। बाद में तीनों स्केल को सेम लेवल पे लाने के लिए उन्होंने देखा कि उनकी स्केल में जो 32 फ़ारेनहाइट आएगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 फ़ारेनहाइट जो होगा वो सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो जहाँ पर डिग्री जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में 0 होता है वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32। क्योंकि जो फ़ारेनहाइट का 0 होता है वो आपका उस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में होगा जिसके उन्होंने रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया था। तो आपको बस नंबर ऑफ डिविजन्स और लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट याद रखना है। इतनी बातें लिख ली हैं सबने? लिखो लिखो फटाफट लिखो। ऊपर का तो लिख लिया होगा ना, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 से 100 टोटल डिवीजन 100, एक डिवीजन की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल में 273.15 से 373.15 टोटल 100 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू 1 केल्विन। अभी हम मेन जो रिलेशन आता है वो कंपैरिजन वाला आता है कि किस तरह से हम रिलेट करते हैं। तो पहले आप सारी स्केल समझ लो, लिख लिया होगा ना आप? तो यहां मैं लिख देता हूं फ़ारेनहाइट। तो केल्विन स्केल में जो आइस पॉइंट है वो 273.15 है, स्टीम पॉइंट जो है वो 373.15। ध्यान रहे ये आइस पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट, इसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। बड़े आगे अब देखो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसमें
इसमें बेटा जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। टोटल कितने डिवीजन होते हैं बेटा? घटा के देखो, मैंने ठीक लिखा है ना, 180 डिवीजन्स होते हैं, 180 डिवीजन्स होते हैं टोटल, 180 डिवीजन्स होते हैं, इक्वल इक्वल है ना। एक डिवीजन जो होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को 1 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारी स्केल की बात है। अब मुद्दे की बात समझना यार, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये आइस पॉइंट है हमारा 273 लिख लेता हूं है ना, 0.15 चलो बाद में लिख लेंगे, 273.15 केल्विन। ये भी आइस पॉइंट है बेटा 32 फ़ारेनहाइट। ये तीनों सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिक समझिएगा। तीनों स्केल में ये भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये भी बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तीनों सेम टेम्परेचर है। अलग अलग स्केल में वैल्यू अलग अलग है पर ये सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करे। सेंटीग्रेड में जो 0 की वैल्यू है वही केल्विन में इतना होगा, वही फ़ारेनहाइट में इतना होगा। इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो केल्विन में 373.15 केल्विन होगा और वही हमारा 212 फ़ारेनहाइट होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारा स्टीम पॉइंट है अलग अलग स्केल का और ये हमारा आइस पॉइंट है अलग अलग स्केल का। और चूंकि जो ये स्केल होती है इनमें रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं। क्योंकि जब इसका डेवलपमेंट होता है तो हमें बताया जाता है कि कैसे डेवलप करेंगे, बहुत ध्यान समझना। तो इसको डेवलप करने के पीछे जो बेसिक प्रॉपर्टी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किसी भी स्केल में, बहुत ध्यान समझना, कोई भी स्केल आप बना लीजिए, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी स्केल में अगर आप जनरल टेम्परेचर लेते हो, जनरल टेम्परेचर मान लो कोई भी स्केल में आपने जनरल टेम्परेचर लिया, रीडिंग में बोल देता हूं, T मान लेते हैं टेम्परेचर लिया, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है, ये चीज कांस्टेंट रहती है। कोई भी आप स्केल ले लीजिए, उस स्केल में एक जनरल टेम्परेचर ले लीजिए, जनरल टेम्परेचर, और ये आपका जो है उस जनरल टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की उस स्केल में वैल्यू T क्या है बेटा? T यहां पर रीडिंग समझ लो, रीडिंग उस स्केल में रीडिंग क्या है टेम्परेचर की। तो बेटा किसी भी स्केल में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए रीडिंग कि भाई सेंटीग्रेड में टेम्परेचर T की वैल्यू क्या होगी, या केल्विन में T की वैल्यू क्या होगी, या फ़ारेनहाइट में T की वैल्यू क्या होगी। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए किसी स्केल में उसकी वैल्यू उस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस डिवाइड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये सभी स्केल में सेम होता है, मतलब ये कांस्टेंट होता है। इसे डिराइव कैसे करते हो मैं आपको दिखाऊंगा कि आया कहां से है, पर आपको ये बात समझनी है कि ये चीज हमारी कांस्टेंट होती है। इससे आप कोई भी दुनिया की नई स्केल जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे इसको डिराइव कैसे, जैसे मैं पहले लिखना चाहूंगा, कैसे लिखूंगा बहुत ध्यान से देखना। पहले इसके मैं सेंटीग्रेड में लिखता हूं, सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में मैं T को C से रिप्रेजेंट करूंगा, रीडिंग के नाम उस हिसाब से रखूंगा। जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी मान लेते हैं C डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड में आएगा C माइनस, बताओ सेंटीग्रेड स्केल में जो आइस पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ अपर फिक्स पॉइंट क्या है सेंटीग्रेड में? 100, लोअर फिक्स पॉइंट क्या बताओ? 0। तो ये होगा सेंटीग्रेड स्केल में। अब बताना जरा केल्विन स्केल में, बताना जरा, केल्विन वाले में K लिख देता हूं, K, रीडिंग का नाम K से, मतलब जो रीडिंग आएगी उसको K से लिख दे रहा हूं। लोअर फिक्स्ड पॉइंट बताओ कितना है? 273.15, सॉल्व करने के लिए 273 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई बताओ कितना है? 373 माइनस 273। अगर इन दोनों को बराबर कर लोगे, सेंटीग्रेड में दिया होगा तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में दिया होगा तो सेंटीग्रेड में हो जाएगा। अगर मुझे फ़ारेनहाइट में लिखना है तो बताओ क्या लिखेंगे? फ़ारेनहाइट में मान लेते हैं रीडिंग F है,
लोअर फिक्स पॉइंट बताओ कितना है, 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32। ये लॉजिक है एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग में कन्वर्ट करने का, यही लॉजिक। ये चीज कांस्टेंट होती है, मतलब कोई हाइपोथेटिकल स्केल भी अगर मैं बना दूं तो उस हाइपोथेटिकल स्केल में मान लो रीडिंग x है, तो x माइनस उस हाइपोथेटिकल रीडिंग का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करेंगे तो उस हाइपोथेटिकल स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। इस लॉजिक और इन फॉर्मूलों की मदद से, अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कोई भी दो रीडिंग है या कोई भी जनरल रीडिंग है, उसमें रीडिंग की वैल्यू माइनस लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को कांस्टेंट रखना है, यानी ये किन्हीं भी दो रीडिंग में बराबर आएगा। तो इस बेसिस पे आपको रीडिंग की जो स्केल है वो डेवलपमेंट किया गया है, तो उस बेसिस पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। इतनी बात फटाक से लिखो। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो, बताओ क्या आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो C/100, देखो मैं तो ये याद नहीं रखता हूं पर आप याद रखेंगे, ये आ रहा है K माइनस 273 डिवाइड बाई 100 और ये है F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। तो अगर कोई ऐसे, वैसे मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, पर ठीक है अगर ऐसे नहीं याद रह रहा तो आप इस तरह से भी कोई एक वैल्यू दी जाए तो दूसरे में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और मुझे सिंप्लीफाई करना है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, कितने से डिवाइड हो सकता है, मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 20 से सब डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो ये 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 20 × 100 हो जाएगा, K माइनस 273, इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा 5 आ जाएगा, और इसको भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। तो कई बार लोग ये वाला रिलेशन याद रखते हैं। तो अगर आपको इस तरह से याद ना हो तो आप फाइनल याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, कोई भी दो इक्वल करके रिलेशन निकाल सकते हो। बट मुझे लगता है कि इसको याद करना मुश्किल है, पर ये लॉजिक समझ के इसको याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं उसी पे फोकस करने का प्रयास करता हूँ। अब इसमें देखो, अगर चेंज की बात करोगे, चेंज डिफरेंशिएट कर दो, अगर तुम ध्यान से देखना, अगर मैं एक बात समझना जरा बहुत ध्यान से, जैसे y बराबर kx लिखा है, kx k कांस्टेंट है, मान लो y बराबर 2x लिखा है, 2x, और मैं कह रहा हूं dy बाई dx, बताओ कितना होगा। तो 2 ही तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। y बराबर 2x है तो dy बाई dx 2 होगा, dx उधर भेज दो तो dy क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx। अरे बोलो, ऐसे ही तुम अगर डेल्टा y लिखना चाहो तो इट कैन बी रिटन एज 2 डेल्टा x, मतलब ये तो चेंज है y का और ये चेंज है x का। तो अगर लीनियर रिलेशन है, बहुत सिंपल बात है, मैं चूंकि डायरेक्ट रिलेशन लिखूंगा तो अगर यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो डेल्टा ऑफ y जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x होगा। ठीक है, इसे बहुत सरल भाषा में समझ सकते हो बिना डिफरेंशिएशन के भी। जैसे मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, y बराबर mx है बेटा, mx, तो y1 पे ये x1 होगा और y2 पे ये x2 होगा। तो जब आप घटाओगे इन दोनों को, देखो घटाओगे तो यहाँ आएगा y2 माइनस y1, यहाँ m कॉमन आएगा, ये आएगा x2 माइनस x1। तो देखो ये डेल्टा y आ जाएगा और ये m टाइम्स डेल्टा x आ जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब कोई लीनियर रिलेशन होता है तो सेम लीनियर रिलेशन चेंज में भी आता है। हाँ, अगर मान लो +10 भी होता, +10 भी होता तो 10 से 10 तो कट ही जाता ना, कटा कांस्टेंट टर्म तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट टर्म 10 से 10 चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं
अगर मैं इस रिलेशन में चेंज लिखना चाहूं तो देखो ये कोफिशिएंट है, तो इसे मैं लिखूंगा डेल्टा सी बटे 5। क्या मुझे बता सकते हो इसे क्या लिखूंगा? डेल्टा के बटे 5। 273 नहीं आएगा, 273 नहीं आएगा। आप देख सकते हो अगर मुझे यहां लिखना है तो देखो c बटे 5 बराबर k माइनस 273 बटे 5 है। अगर मैं सिर्फ 2 को लिख दूं, देखो 5 5 तो कट ही जाएगा। खैर यहाँ देखो c1 बराबर होगा k1 माइनस 273 और c2 बराबर होगा k2 माइनस 273। अगर तुम घटाओगे तो 273 से 273 कट जाएगा। c1 माइनस c2 किसके बराबर होगा? k1 माइनस। तो डेल्टा c डेल्टा k के बराबर 5 5 तो वैसे कट जाना, क्योंकि मैं तीनों एक साथ लिख रहा हूं इसलिए ऐसा है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि 5 5 तो कट ही जाएगा वैसे भी। तो अगर मुझे एक साथ लिखना है तो इसमें आएगा डेल्टा c बाई 5। 273 कांस्टेंट है, जब चेंज लोगे तो 273 नहीं आएगा, चेंज में सिर्फ डेल्टा k बाई 5 आएगा और यहां पर आएगा डेल्टा f डिवाइडेड बाई 9। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक साथ याद करने के लिए लिखवा रहा हूं। तो यहां से तुम देखो इन दोनों को अगर सिर्फ बराबर करो तो 5 5 कट जाएगा, यानी सेंटीग्रेड में जो चेंज होगा और जो केल्विन में चेंज होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। और अगर मैं इस 5 को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 5 से अगर गुणा कर दूं तो 5 बटे 9 फ़ारेनहाइट में चेंज। इसका मतलब जो चेंज अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ है टेम्परेचर, तो केल्विन में भी 2 का ही चेंज आएगा। चेंज सेम होता है सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में, लेकिन फ़ारेनहाइट में जो चेंज होगा वो 5 इंटू 9 टाइम्स डेल्टा एफ के बराबर होगा। तो अगर डेल्टा एफ चाहिए तो 9 इधर कर दोगे, 5 नीचे आ जाएगा। मान लो सेंटीग्रेड में दिया है, फ़ारेनहाइट में बताना, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा एफ बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स डेल्टा सी बाई 5। डेल्टा सी बराबर है 5 बाई 9 इंटू डेल्टा एफ। तो अब देख लो आपको क्या है, मेरे हिसाब से ये समझने वाली चीज़ है। अगर आप इसे समझोगे तो कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा तो भी कर पाओगे। कोई इमेजिनरी स्केल बना देगा कि हमने मान लो हमारा नाम भूपेंद्र है, तो भूपेंद्र स्केल बनाइए टेम्परेचर की, उसका लोअर फिक्स पॉइंट ये है, अपर फिक्स पॉइंट ये है, तो बताइए इस स्केल में इस टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉजिक के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये याद रखना चाहिए। अब इसमें मान लो सेंटीग्रेड और केल्विन तो दुनिया जानती कि बराबर ही होता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट में है तो ये दोनों बराबर कर देना, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो ये वाली बात मुझे लगता है याद करनी ज़्यादा ज़रूरी है, चेंज वाली बात याद करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम और डिराइव करना चाहें ग्राफिकल मेथड से, तो मैं ग्राफ से आपको 1 2 डिराइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसको 1 2 उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर मैं ग्राफ से डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। पहले इतनी बातें सारे लिख लो फटाक से। अच्छा, केल्विन और सेंटीग्रेड में इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि बहुत हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हम सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन आ जाएगा, केल्विन में 273 घटा देंगे तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। मेन रिलेशन होता है कि आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको तो डन। चलिए एक सवाल करिए जरा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, हाँ,
हाँ भाई, तो इन्होंने कहा हमें फ़ारेनहाइट, अब देखो हमें सेंटीग्रेड और उसमें कन्वर्ट करना है बेटा, तो ध्यान से देना, सेंटीग्रेड में C-0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, 100 - 0, और फ़ारेनहाइट में F-32 212 - 32 बेटा, रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट, अपर माइनस लोअर, 100 डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन भी कह सकते हो, और ये है बेटा रीडिंग, फ़ारेनहाइट में रीडिंग -32 बटे अपर 212 - 32 180। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिखें 100 - 0 212 - 32, और अगर याद आ रहा है तो आपको याद आ जाएगा कि C/5 हो जाएगा F-32 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, C की वैल्यू है 50, तो 50 बटे 5 F-32 बटे 9, ये 10 आ जाएगा, 10 × 9 90, 90 में 32 जुड़ेगा तो 122 फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में जो रीडिंग आएगी वो 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगी, 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगी। चलो अच्छा बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, दो ऑब्जेक्ट, उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 20 फ़ारेनहाइट है। फाइंड आउट टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर 20 फ़ारेनहाइट नापा गया है बेटा डिफरेंस, तो सेल्सियस स्केल में डिफरेंस कितना होगा और केल्विन स्केल में डिफरेंस कितना होगा? गलत जवाब है, सही है क्या? कितना आएगा बेटा? अब ये याद रखिए बेटा, है ना, क्या याद रखना है? डेल्टा C बटे 5 बराबर डेल्टा K बटे 5 बराबर डेल्टा F बटे 9, ये याद रखिए। चेंज में हमेशा ये लगाना, डिफरेंस में। अब मुझे पता है कि फ़ारेनहाइट दिया है, तो डेल्टा C बराबर डेल्टा K बराबर 5/9 डेल्टा F, तो ये आ जाएगा 5 × 20 डिवाइड बाई 9, तो 100/9 डिग्री सेंटीग्रेड, यही डेल्टा C होगा और यही डेल्टा K, सेम आएगा दोनों में, मतलब सेंटीग्रेड में लिखेंगे और अगर केल्विन है तो केल्विन में लिखेंगे। जो चेंज है वो 100/9 के बराबर 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। तो केल्विन में चेंज और सेंटीग्रेड में जो चेंज होता है वो बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल स्केल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल स्केल ले रहा हूं। इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं 40, अपर फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं 240, है ना, और
कोई स्केल है, कोई आर मान लेते हैं हाइपोथेटिकल स्केल, तो इतने आर की वैल्यू है यहाँ पर 40 रीडिंग है, तो लोअर फिक्स पॉइंट पर रीडिंग 40 है आर और अपर फिक्स पॉइंट पर रीडिंग 240। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये आइस पॉइंट है इस स्केल में और ये हमारा स्टीम पॉइंट है। तो ये काल्पनिक स्केल बेटा हमने बनाई, हाइपोथेटिकल स्केल। हमें ये बताना है कि इस स्केल में फाइंड आउट रीडिंग फॉर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस स्केल। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग इस स्केल में कितनी होगी? तो जो सेंटीग्रेड स्केल में जिसकी वैल्यू जिस टेम्परेचर को 40 कह रहे हो, उसी टेम्परेचर को हम इस स्केल में कितना बोलेंगे? अब यहां पर क्या रटना काम नहीं है, लॉजिक जो बताया था, कंसेप्ट जो बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई करो। कितना आ रहा है? 120। देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इनको कठिन नहीं बनाया जा सकता है, सरल तो क्या कर सकते हैं, बस कर लो कि गलतियां ना हो। क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? क्या कॉन्सेप्ट था? हमने कहा था रीडिंग, जो रीडिंग है माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये चीज़ कांस्टेंट होगी, ये तो बताया था, ये चीज़ कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब दोनों तीनों जितनी भी रीड स्केल होंगी सब में सेम होनी चाहिए। तो मान लो इसमें रीडिंग आर है, बताओ लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? बोलो 40, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट 40, ये इसका हो जाएगा। किससे रिलेट करने कह रहा है? सेंटीग्रेड से। सेंटीग्रेड में मान लो रीडिंग कितनी है? सी माइनस 0 बटे 100 माइनस 0। ठीक है, ऐसे तो करेंगे, तो बस सी की वैल्यू रख दो, यहाँ से आ जाएगा। तो ये है R माइनस 40 बटे 200, ये बेटा 100, ये 200, तो ये 200 आएगा, ये C बाई 100 आएगा। बस आप चाहो तो ऐसे लिख दो R माइनस 40 बटे 2, मैं अगर रिलेशन निकालना चाहूँ तो इसी है, खत्म। तो बस R की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो R माइनस 40 आप यहीं भी रख सकते हो, देखो यहीं रख देना, C की वैल्यू 40 यहीं रख देना, R अपने आप आ जाए। बट मैं तो आपको पूरा रिलेट करके दिखा रहा हूँ। तो R माइनस 40 बटे 2 सेंटीग्रेड में कितना लिया था? 40, 40 दूनी 80, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो कोई भी हाइपोथेटिकल स्केल, अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा है कि कैसे चीज़ें डेवलप हुई हैं, अब ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया वो चीज़ नहीं है अपने सिलेबस में कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है स्केल का, थर्मोमीटर कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ें देखी गई, वो सारी चीज़ें नहीं है। स्केल डेवलप होने के बाद की कहानी है कि स्केल रिलेट कैसे होती हैं आपस में। अब इस पे जो मेन क्वेश्चन जो सवाल गलत हो सकता है, ये सवाल तो गलत नहीं होते हैं, इसमें दो ही तरह के आएंगे, या तो टेम्परेचर पूछ लेगा या चेंज इन टेम्परेचर पूछ लेगा, इस तरह के सवाल बनते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि बताओ फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कौन सी रीडिंग है जो दोनों में सेम होगी, बताओ जरा, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट की रीडिंग और सेंटीग्रेड रीडिंग सेम होगी? अरे तो बचपन में बताई जाती, रटी भी होती लोगों को। बताओ, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, एट व्हाट टेम्परेचर
रीडिंग्स इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। चलो बताओ, दोनों में कह रहे रीडिंग सेम है। मान लो वो टेम्परेचर T है, मान लो वो X है जिसमें रीडिंग सेम है, यानी C में और F में रीडिंग सेम आ रही, तो रिलेशन क्या है? C/100 या C/5। अब मुझे याद नहीं आ रहा जैसे, तो मैं लिखूंगा C - 0 बटे 100 - 0 100, F - 32 212 - 32 180। कह रहे दोनों में रीडिंग सेम हो, मतलब C की वैल्यू जो आए वही F की वैल्यू आए। मान लेते हैं वो टेम्परेचर X है, लेट रीडिंग जो है बेटा, रीडिंग X मान लेते हैं ना, तो C की वैल्यू भी X रख दो, F की वैल्यू भी X रख दो, दोनों सेम हो गई रीडिंग, सॉल्व करके X निकाल दो। बताओ क्या आंसर आएगा? -40 करेक्ट आंसर। कलम चलाओ कलम। सरल चैप्टर है तो खुद से करने की कोशिश करो सारे सवाल। किस टेम्परेचर पे दोनों रीडिंग सेम होगी? तो अगर मैं दोनों को x मान लूँ तो x/20 से डिवाइड कर दे रहा हूँ 5, 20 500, 20 2 नंबर 18, x - 32 बटे 9, 9x बराबर 5x - 32 पंचे 160, तो ये आ जाएगा 4x बराबर 160। कुछ तो गलत है, नहीं ठीक है, -160 ना, x बराबर आएगा -40। इसका मतलब हुआ कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। -40 वो टेम्परेचर है जिस पे दोनों बराबर होते हैं। केल्विन और सेंटीग्रेड में कौन से बराबर होंगे? केल्विन और सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड होता है या केल्विन होता है? सेंटीग्रेड में 273 जोड़ते हो तभी तो केल्विन आता है, बोलो। तो C और K की ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए कि दोनों सेम हो जाए, मतलब जो वैल्यू C में आए वही वैल्यू K में आए? बोलो भाई, लगाओ ज्ञान। अरे ये लो x रख दिया बराबर, इसको भी x रख के दे रहे हैं, चलो देखें कितना ज्ञानी हो। x कट गया तो 0 बराबर 273। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं होगा? हम जानना चाह रहे, अरे एक चीज में 273 जोड़ने से दूसरा आ रहा है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते? कभी बेसिक एलिमेंट वाली मैथ्स सोच नहीं पाते हो। हम तुमसे कह रहे हैं कि b की वैल्यू a + 273 है, तो अगर b a + 273 है तो a और b कभी बराबर हो सकते हैं? असंभव, कभी बराबर नहीं होंगे। ये हमेशा दोस्त यहाँ पर रेशियो के हिसाब से दिख रहा है, यहाँ हो सकता है 32 माइनस है, तो यहाँ बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए सेंटीग्रेड और केल्विन कभी बराबर नहीं हो सकते। तो जरूरी नहीं कि हर दो स्केल में कोई ना कोई रीडिंग कॉमन मिल ही जाए, तो जहां कॉमन मिलेगी वही सवाल पूछेगा। यानी क्या पता बदतमीजी कर दे तुम्हारे साथ।
कोई दो ऐसी स्केल पूछ ले जिसमें कोई कॉमन हो ही ना, नन ऑफ दीज, या देर विल बी नो कॉमन रीडिंग, ये भी आंसर हो सकता है ना। केल्विन और सेंटीग्रेड में कोई कॉमन रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो रिलेट कैसे करते हैं, ग्राफ अगर मुझे बनाने, ग्राफ में कैसे रिलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देख लो। मान लो मुझे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है ग्राफिकली, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कैसे निकालोगे, तो मुझे बताओ जरा। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट इधर लिखते हैं जो ज़्यादा सुंदर लगेगा, कहीं भी लिख सकते हैं, किसी को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, 32 फ़ारेनहाइट। बहुत ध्यान देना, यानी जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 0 बोलते हैं उसी टेम्परेचर को तो फ़ारेनहाइट में 32 बोलते हैं, है ना। तो ये फ़ारेनहाइट में जो 32 होता है, 32 सेंटीग्रेड में वो क्या होता है, 0। तो यानी ये वाला पॉइंट सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटीग्रेड में 0 है, देखो सेंटीग्रेड में 0, ये देखो x की वैल्यू यहाँ 0 है, और फ़ारेनहाइट में कितना है बेटा, 32। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से सेंटीग्रेड स्केल में जो 100 होगा, 100, फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, 200। तो एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो एक पॉइंट आ जाएगा 100,212। इन दोनों के बीच में एक लीनियर ग्राफ बना देंगे, लीनियर, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, फ़ारेनहाइट वर्सेस सेंटीग्रेड का ग्राफ होगा। ये 32 है 0 पे, 32 फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 212। अब जैसे मुझे सेम फॉर्मूला डिराइव करना है, सेम फॉर्मूला डिराइव करना है, तो किसी बीच वाले पॉइंट पे देखो, बीच वाले पॉइंट, मान लो इस टेम्परेचर की बात करें कि हम बताओ ये वाला टेम्परेचर क्या है, तो तुम ये कह रहे हो कि सर ये वाला टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मान लेते हैं F है, सेंटीग्रेड में मान लेते हैं C, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस C। सर सेंटीग्रेड में C मान लेते हैं, फ़ारेनहाइट में F मान लेते हैं। तो C और F में रिलेशन स्टेब्लिश करना यूजिंग दिस ग्राफ। पहली बात तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पूछ सकता है, बताओ विच ग्राफ इज करेक्ट, 3-4 ग्राफ बना देगा। तो आपको मैं या तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के लाइन का ग्राफ देख लो, उससे भी बना सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे, पहले से जो आपको रटा हुआ है वो भी कर सकते हो कि स्लोप पता चल जाएगा, इंटरसेप्ट पता चल जाएगा, लाइन बना सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ये सरल तरीका है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट 32 होगा तो 0,32, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 212 होगा तो 1.212, 100 ये मिल जाए, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो लाइन बन जाएगी। लाइन का अगर स्लोप देखना हो, देखना बेटा, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, tan थीटा कितना होगा। स्लोप देखना जरा, इस वाले त्रिभुज में देखना, इस वाले त्रिभुज में, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ ये वाली दूरी कितनी, ये वाली 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, वो हाइट कितनी है बताओ, 180। ये वाली दूरी 180 है कि नहीं बताओ, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर बेस बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना, ये 100 है, तो डिवाइड बाई 100। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 180/100, 20 से भाग दे दो, 2 9 18, 2। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 9/5 स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप, प्रवणता जो होगा वो 9/5 होगा, ठीक है। अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो लाइन की इक्वेशन मैंने आपको कई तरह से लिखना सिखाया। एक तो मैंने y बराबर mx प्लस c बताया था, क्या c बता सकते हो इस लाइन का, c कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, 32। तो एक तरीका तो ये है कि अगर मैं y बराबर mx प्लस c से लिखना चाहूँ, mx प्लस c से, तो y के स्थान पर f है, m के स्थान पर 9/5 है, x के स्थान पर सेंटीग्रेड है, और c के स्थान पर 32 है, 32। यही रिलेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको 32 को इधर ले आओ, f माइनस 32/9 हो जाएगा। अगर तुम देखो, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा, f माइनस 32/9c/5, और फिर 9 को इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से 9 यहाँ आ जाएगा। यही रिलेशन तो अभी पढ़ा है मैंने, f माइनस 32/9c/5, अरे है कि नहीं। तो लाइन की इक्वेशन से भी आ जाएगा। अब आप कह दो कि सर हम y = mx प्लस c नहीं जानते हैं, तो देखो एक तरीका और भी है। तरीका ये है, अब देखो मुद्दा ये है कि लाइन की इक्वेशन तुमसे कह कौन रहा है कि तुम निकालो, रिलेशन तो तुम्हें पहले से पता है सारे, देखो नहीं पता है
तो तुम ये देख लो कि किसके किसके बीच में ग्राफ है। मान लो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में ग्राफ है, तो जो मैंने अभी जो आपको रिलेशन निकाले, ये वाले रिलेशन लिखो, इक्वेशन निकाल दो, वही उस लाइन की इक्वेशन होगी। वो जो रिलेशन है बिटवीन सेंटीग्रेड है, वही तो वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कह रहा है कि गणित लगाओ जाके वहां पे, जो रट के आए हो ना उसी से कर दो ना। लेकिन पहले पहचान तो लो कि किसके किसके बीच में रिलेशन है, तब तो उस लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे। तो जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने निकाल रखे हैं सारे रिलेशन, अगर हम देखें ये निकाल रखा है हमने, ये सी और फिर ये दोनों बराबर कर दो आपस में, ये दोनों बराबर कर दो। तो जब इसको इसके बराबर करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वही उस लाइन की इक्वेशन होगी। अब मान लो तुमने देखा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में ग्राफ बना रखा है और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रखी है, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट इन दोनों को सॉल्व कर लेना, जो इक्वेशन आएगी वही उस लाइन की इक्वेशन होगी। इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना, कि ग्राफ दे देगा कौन सा वाला करेक्ट है तब तो करना पड़ेगा ना। ग्राफ देके लाइन की इक्वेशन पूछेगा तो सरल है, क्योंकि हम ग्राफ से निकालेंगे नहीं लाइन की इक्वेशन। ऑल्दो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं दोनों तरीके। एक तो y बराबर mx प्लस सी से, m बराबर tan थीटा से स्लोप निकाल लिया, और इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या होता है, ग्राफ कहां कट कर रहा है, ये वाली दूरी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ऊपर है तो पॉजिटिव, मान लो यहां कट कर रहा होता है यहां, तो ये नेगेटिव ले लेते हैं। बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है ना। अब देखो, लेकिन मान लो हमें ये रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे एक जनरल पॉइंट, बेटा ध्यान देना, ये जनरल पॉइंट मैंने ले लिया। इस पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। इस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं C, F, C, F। बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan थीटा की वैल्यू 2 बार लगा देता हूं, 2 बार। वो प्लीज बहुत ध्यान से देखें। एक बार लगा दे रहा हूं छोटे वाले ट्राइंगल में, एक बार लगा दे रहा हूं छोटे वाले ट्राइंगल में। तो बताओ छोटे वाले ट्राइंगल में बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। बेटा यहां पर y की वैल्यू कितनी, ये वाली पूरी दूरी कितनी f, और ये वाली कितनी 32। तो बताओ ये वाली कितनी है, f माइनस 32। तो f माइनस 32 बटे बेस कितना, बेस यहां से यहां तक c। बोलो है कि नहीं। तो यहां पर ये वाली डिस्टेंस जो है वो c है। देखो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाली दूरी c है। और सेम फॉर्मूला लगा दिया बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये कितना है 180। अगर नहीं समझ पा रहे हो 180 कैसे लिखा, ये पूरा कितना है बेटा 212 माइनस 32। दोस्तों 212 माइनस 32, ये 180 आ गया। ये वाली डिवाइड बाई यहां से यहां तक कितना है 100। तुम देखो ये वही रिलेशन तो आ गया। अरे C उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ भैया। आप देख पा रहे हो क्या। तो मैंने स्लोप लिख दिया, इस लाइन का स्लोप 2 बार लिख दिया। बीच में कोई जनरल पॉइंट, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन क्या होगा। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर C सेंटीग्रेड में C है तो फ़ारेनहाइट में F कितना होगा, कैसे रिलेट होगा। तो लाइन पे मैंने एक जनरल पॉइंट लिया C, F बेटा। तो मैंने उस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट C, F लिख दिए, और मैंने इस लाइन का स्लोप 2 बार लिख दिया। भाई लाइन तो सेम ही है तो दोनों स्लोप सेम ही तो होंगे। तो यहां से निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा स्लोप है। तो इस वाले की ऊंचाई देखो, यहां से लेके यहां तक F, यहां से लेके यहां तक 32। तो ये वाली ऊंचाई कितनी F माइनस 32 डिवाइड बाई ये वाला कितना C इक्वल टू 180। या पूरे में बड़े वाले ट्राइंगल में लगा दिया। ये समरूप त्रिभुज भी कह सकते हो, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो बड़े वाले से tan थीटा लगाया तो 180, जो कि 212 पूरा 212 है, माइनस 32 बटे यहां से यहां तक 100 है। अब तुम देखोगे तो ये आ जाएगा F माइनस 32 बटे ये जो 212 माने ये 180 यहां नीचे ले आओ, ये C ऊपर ले जाओ बटे 100। यही तो तुमने लिखा था थोड़ी देर पहले। मेरा प्रश्न ये, हम क्यों इस पे इतनी मेहनत करें, हम नहीं करेंगे। हमने आपको दूसरे सरल तरीके बताएंगे लिखने के। तो हमें बस ये सीखना है कि क्या ये लाइन हम बना पाएंगे। अगर बनाने के लिए आएगा, बनाना आना चाहिए। उसके लिए 2 पॉइंट मार्क कर लो कि सेंटीग्रेड में जब 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 है, सेंटीग्रेड में 100 है तो फ़ारेनहाइट में 212। ज्वाइन कर दो, खत्म। ज्वाइन करने के बाद स्लोप निकालना आना चाहिए, लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप भी भूल जाओ तो ये रिलेशन पहले से रटे हुए हो, इस रिलेशन को y बराबर mx प्लस c फॉर्म में लिख लो। y के नाम पर जो y में हो उसको y बना लो, और x उसमें जो x का कोफिशिएंट आएगा वही हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ग्राफ को देखकर रिलेशन निकाला जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, पर ग्राफ देखकर रिलेशन बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। रिलेशन तो हमें ऐसे आसानी तरीके से रटा हुआ है, रिलेशन तो हमें बहुत आराम से पता है, तो हम ग्राफ से क्यों निकालेंगे।
लेकिन अगर ग्राफ दे के पूछ लिया जाए रिलेशन कि भाई कौन सा रिलेशन है, तो आप सीधे देख लो कौन कौन है, उनमें रिलेशन क्या होता है, वही होगा रिलेशन, बात खत्म हो जाती है। हाँ, स्लोप निकालना आना चाहिए। और अगर ग्राफ ही बना के दे दे कि 4 ऑप्शन में 4 फोटो बनी हो, 4 ग्राफ बनाओ, ओके बताओ इनमें से कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट है, तो फिर आपको ग्राफ की रीडिंग और ग्राफ को बनाना आना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे सवाल को। तो फटाक से लिखो, क्योंकि कुछ ग्राफ हमें और बनाने, उसको हम बनाएंगे, कुछ ग्राफ हम लोग और बनाएंगे। हाँ, आइए लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट। अब अगर सेंटीग्रेड ऊपर हो, फ़ारेनहाइट नीचे हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बनाओ। सेंटीग्रेड को वाई एक्सिस पे बनाना, सिर्फ ग्राफ बना दो। जो लोग लिख चुके हैं वो यहां पर सी लिखो, सी, यहां पे एफ लिखो। अब फिर ग्राफ बनाओ, उल्टा कर दो। एक्स एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को रखो, वाई एक्सिस पे सेंटीग्रेड को रखो। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, नया कर रहे हो, नया, वेरी गुड। आगे बढ़े, बना लिया। इक्वेशन तो बदल थोड़े ना जाएगी, वही होगी एफ और सी। क्यों भाई, इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्या? इक्वेशन तो वही, रिलेशन तो उन्हीं के बीच में, यही तो बताना चाह रहा हूँ। ग्राफ के लिए, इक्वेशन के लिए तुम्हें ग्राफ बनाना ही नहीं है। अगर कोई सिर्फ इक्वेशन पूछ ले तो रिलेशन से इक्वेशन निकाल दे, बट ग्राफ बनाना आना चाहिए। कि ग्राफ ही पूछ लेता है कई बार कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट। ग्राफ तो लिख ही लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता। अरे कुछ लोग लिखने में लगे हुए हैं। देखो यहां पर अगर सेंटीग्रेड है, यहां पे फ़ारेनहाइट है, तो देखो क्या है वाई। अब सेंटीग्रेड में जब 0 होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32। तो बताओ पॉइंट यहां आएगा कि यहां कहीं आएगा? फ़ारेनहाइट में 32 है, 32, और सेंटीग्रेड में 0 है, तो 32,0 एक पॉइंट मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? फ़ारेनहाइट में तुम्हारा 212 है, 212, सेंटीग्रेड में कितना है, 100। तो इसके सामने हमको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा 212,100। इनको ज्वाइन कर दो, खत्म हो गई लाइन, फिनिश्ड हो गया ग्राफ। अरे बना पाओगे कि नहीं? अब मान लो इसका स्लोप चाहिए मुझे, इसका स्लोप
स्लोप चाहिए। बताओ tan थीटा कैसे निकलेगा, बताओ। ये वाली ऊंचाई बताओ, ये वाली ऊंचाई बताओ, ये वाली देख रहे हो, ये कितनी है बताओ, ये 100 है। ये वाली बताओ, ये वाली 180। तो बताओ tan थीटा कितना आएगा, 100/100, 5/9। वहां 9/5 था, यहाँ 5/9 हो जाए। इस ग्राफ में बस इतना ही आता है, अगर तुम्हें बनाना आता है, स्लोप निकालना आता है, दैट्स ओके। अब कोई पूछे इस लाइन की इक्वेशन बताओ, अरे इक्वेशन थोड़ी ना बदल जाएगी, यही आएगी, यही इक्वेशन आने वाली है, रिलेशन तो उसी में है, एफ और सी में। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन कोई ऐसे लिख सकता है, देखो 5 इधर भेज दो, 5f 9c, 5 से गुणा कर दो प्लस 32 पंचे 180, 5 से गुणा कर दो 5 से, तो 5f हो गया, 5 5 कट गया, इसको इधर भेज दो 5f माइनस 180, और फिर 9 से डिवाइड कर दो, 5/9 f माइनस 20, खत्म। अरे ये वाली इक्वेशन, ये वाली है तो वही, बस इसमें c को y माना गया। देखो स्लोप कितना आ गया, 5/9 आ गया, क्योंकि c को y एक्सिस पे माना गया है और f को x एक्सिस पे माना गया है, तो c को y की जगह पे लिखना, y बराबर mx प्लस c। तो देखो स्लोप 5/9 आ रहा है, लिखना नहीं है आपको। अब जैसे मान लो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इंडिपेंडेंट समझो क्वेश्चन। मान लो ये सवाल आता है, हमसे पूछा जाता है बताओ सी और एफ में ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। 2 पॉइंट की मदद से तुम ग्राफ बनाए ले रहे हो, कौन सी बड़ी मशक्कत है। स्लोप अगर पूछ दे कि स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो 2 तरीके हैं निकालने का। सबसे सरल तरीका, इसी ग्राफ में जाओ, tan थीटा लगा लो, स्लोप आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन से भी स्लोप लिख सकते हैं। अब तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन लगानी, यहां दिमाग मत लगाओ, y बराबर mx प्लस सी लगाने में पड़े हुए हो। रिलेशन याद करो जो सबसे पहले तुमने पढ़ा था कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि c/100 f माइनस 32/180, यही तो होता है, बोलो। 20 से भाग दे दो, ये 9 हो गया। मुझे y में किसको रखना है, c को, ठीक है, तो मैं 5 उधर भेज दे रहा हूं, c को अकेला रखेंगे। y बराबर mx प्लस सी, y का कोफिशिएंट कितना होता है, 1, तब जाके स्लोप आता है। y का गुणांक 1 रखना है, तो c को अकेला रखना है, तो 5 उधर भेज दो, तो 5 उधर गुणा में हो गया, तो f माइनस 32/9। अब देखो c बराबर क्या आएगा, 5f/9 माइनस 32 पंच से 180/9, ये तो आएगा 160, गड़बड़ लिखा मैंने फिर तो पहले 160 ये लाइन आ जाए, खत्म। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है y, ये क्या है mx प्लस सी। तो तुम बेटा ध्यान से देखो, जो स्लोप आएगा वो 5/9 ही तो स्लोप आएगा, तो स्लोप भी पता चल जा रहा है 5/9। लाइन की इस लाइन की यही इक्वेशन होगी। तो ये मेरे बच्चों, ये सबको रटा हुआ है, तो जब ये रटा हुआ है इसी को लिखो, इक्वेशन आराम से आ जाएगी। ग्राफ में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। फिर ग्राफ पढ़ा क्यों रहे हो, बनाना आना चाहिए। ग्राफ ही पूछ लेगा तो क्या करोगे, इक्वेशन पूछेगा तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ग्राफ ही पूछ लिया तब तो बनाना आना चाहिए ना ग्राफ। मैं तो आपको बस ये दिखा रहा था कि ग्राफ की मदद से भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट लिखवा दी शुरू में, उसको ग्राफ की मदद से भी डिराइव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पर जरूरत नहीं, हम ग्राफ की मदद से इक्वेशन नहीं डिराइव करेंगे। हमसे अगर कभी भी इक्वेशन पूछता है, ग्राफ बना के भी पूछेगा कि इस ग्राफ की इक्वेशन बता दो, तो हम ये पहचानेंगे कि वाई एक्सिस पे कौन लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट है कि क्या है, एक्स पे कौन लिखा है, उनमें रिलेशन क्या होता है, उसको अपने कंसेप्ट से रिलेट करके इक्वेशन लिख दिया करेंगे। लाइन की इक्वेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलो अब बताओ, अगर यहाँ केल्विन लिखा है और यहाँ सेंटीग्रेड लिखा है तो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनाना है, स्लोप निकालना है, 2 काम करने हैं। नीचे जाएगा, नीचे निगेटिव में जाएगा, ऐसे ऐसे। मैं तो 0 से बनाया ना, केवल 2 पॉइंट के बीच में। बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अगर बढ़ाना चाहोगे तो ऐसे बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा नेगेटिव इंटरसेप्ट, देखो माइनस आ रहा है। मतलब अगर इस ग्राफ को बेटा बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं तक बढ़ाओ।
इतना इतना ही बड़ा बनेगा ये जरूरी नहीं, लाइन तो लंबी होती है ना, उस स्केल में आप जहां तक जा सकते हो जाओ। बताओ सेंटीग्रेड में जब 0 होता है तो केल्विन में कितना होता है? 273 ही लिख लेते हैं। और जब 100 होता है तो कितना होता है? 373। यहाँ पे 100 होता है, 100, ये 100 है, तो एक पॉइंट ये आएगा 0,273, ये आएगा 100,373। क्या यही ग्राफ होगा? ये ग्राफ हो जाएगा। अच्छा बताओ स्लोप बताना, स्लोप कितना है? बताओ ये वाली ऊंचाई कितनी है? 100, 273 और 373 का डिफरेंस, और ये वाली कितनी है? ये वाली, ये भी कितनी है? 100। तो बताओ स्लोप कितना होगा? tan थीटा m बराबर 100/100 कितना होगा? स्लोप 1। हाँ, अब जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ये ग्राफ पीछे भी बढ़ा सकता है, आप ये मत समझना कितना ही ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ये एब्सोल्यूट 0 होता है, 0 केल्विन, तो ग्राफ ऐसे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। कई बार तुम पता लगा यहां से बनाए बैठे हो और उसने यहां बनाने की बजाय ऐसे बना दिया, ऐसे, तो ये लाइन है, लाइन, ये बस 0 केल्विन से नीचे मत जाना चाहिए। 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं उसको, उस पर हर मॉलिक्यूल मर जाता है, चाहे गैस का हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, हिलता डुलता भी नहीं है, एकदम थर्मल एनर्जी शून्य हो जाती है। और इसको चाहो तो आगे भी खींच सकते हो, पर हम 2 पॉइंट हमें पता होते हैं, उनको ज्वाइन करके फिर आगे बढ़ा दो, नीचे बढ़ा दो। तो ऐसा नहीं कि बस इतना ही ग्राफ बनेगा बेटा, हर ग्राफ के लिए वैलिड है, उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी से देखिएगा। तो बताओ क्या कोई भी ग्राफ बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? तो y पे फ़ारेनहाइट लिखो, x पे केल्विन लिखो, ग्राफ बनाओ। y पे फ़ारेनहाइट लिखो, x पे केल्विन लिखो, ग्राफ बनाओ और स्लोप निकालो। ये बना के दिखाओ मुझे, यहाँ फ़ारेनहाइट और यहाँ केल्विन, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? बताओ क्या आएगा? बताओ केल्विन में जब 273 होगा, 273 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 273, तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा, 32। तो बताओ पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट, बोलो ए पॉइंट ये है ना, ये ए पॉइंट है, 273,32, फिर 373 होगा, 373, इसमें 212 होगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, ऐसे लाइन बनेगी। बताओ बन रही है लाइन? और इसको अगर आगे बनाना है तो ये ऐसे और आगे बनाना है, ऐसे आगे बनती चली जाएगी, ऐसे आगे बनती चली जाएगी। पूरी लाइन बनानी है तो ऐसे बनती चली जाएगी। आइए स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के 2 तरीके, या तो ग्राफ से tan थीटा से निकाल लो, या
रटी रटाई इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में लिखो और m निकाल लो वहां से। समझ आ रही बात? अब मान लो कोई पूछ दे हमसे, एक सवाल ये पूछ दे कि बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन वही तो होगी जो केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, वही तो इक्वेशन आएगी इस लाइन की। अरे हाँ या ना? तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या मुझे इस लाइन की इक्वेशन को लिखने की जरूरत है? रट्टा मारा हुआ इक्वेशन लिख दो। क्या लिखा था? f माइनस 32 बटे 180 c माइनस 273 बटे 9 नहीं 100। बेटा इसको हल कर दो, इससे जो इक्वेशन आएगी वही इस लाइन, सॉरी k माइनस, इससे जो इक्वेशन आएगी बेटा वही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। उसका जो स्लोप आएगा वही इसका स्लोप। लेकिन ध्यान रहे y के स्थान पर किसको लिखना है? f को। तो अगर मुझे स्लोप चाहिए तो f को अकेला करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 5, तो f माइनस 32, 9 उधर गया, 5 नीचे आया, k माइनस 273, 32 उधर भेज देंगे तो 9k बटे 5 माइनस 9 गुणा 273 बटे 5 और 32 और जुड़ जाएगा। ये सब जोड़ जाड़ देंगे जितना हो रहा होगा हमें। देखो ये तो सब c हो जाएगा, ये तो सब c हो जाएगा, ठीक है। देखो ये y है, 9 बटे 5 ये m है और k की जगह x है, और ये पूरा का पूरा कचड़ा जो भी है ये पूरा का पूरा c है ना, ये पूरा का पूरा c। तो बताओ स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ स्लोप की वैल्यू 9। देखो इससे मेहनत पड़ रही, ये तब फायदेमंद होता है जब लाइन की इक्वेशन निकलवाए। तो मुझे पता है ग्राफ से निकालने में मेरे आधे बच्चे गलत कर देंगे, कितना भी मैंने पढ़ा दिया फिर गलत हो ही जाता है लोगों से। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये सरल तरीका है, आप फॉर्मूला लिखो जो आपने भी याद किया उसको लिख दो, वो इसी लाइन की इक्वेशन आएगी। और लाइन की इक्वेशन लिखे बैठे हो तो y के स्थान पर कौन है? फ़ारेनहाइट है, तो f को y मानो, x को k मानो, तो स्लोप हो जाएगा 9/5, तो स्लोप 9/5 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ स्लोप पूछा है तो इससे ज्यादा सरल है कि अगर यहां से tan थीटा से निकालो। देखो यहां से त्रिभुज बना लो, त्रिभुज, ये x एक्सिस से एंगल जो बनता है बेटा है, चाहे यहां कोण बना दो चाहे बना दो, ये स्लोप होता है tan थीटा स्लोप होता है। अब देखो tan थीटा देखना, ये वाली ऊंचाई बताओ कितनी, ये वाली 212 माइनस 32 कितनी? 180, तो ये स्लोप हो गया 180 बटे ये 373 माइनस 273 कितना? 100। 20 से भाग दे दो, 2 9 18, तो क्या 9 बटे 5 आ गया? फालतू तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। तो स्लोप निकालना, अभी तो 12 हुआ क्या? स्लोप निकालना हमारे लिए ग्राफिकली ज्यादा आसान पड़ेगा, ग्राफिकली स्लोप निकालना ज्यादा आसान पड़ेगा। ग्राफ बनाना आना चाहिए, लाइन की इक्वेशन लिखना फॉर्मूले से, जो पिछले पढ़ाया उससे करो हमेशा। जो रिलेशन तुमने याद किया है, रीडिंग माइनस क्या था? लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस, इसको बराबर करके रिलेशन निकालो, लाइन की इक्वेशन निकालो। ग्राफ बनाना और स्लोप। अब मान लो ग्राफ भी ना बनाए, मान लो ग्राफ उसने नहीं बनाया, उसने कहा बताइए, अगर उसने कहा बताइए अगर फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे और केल्विन को x एक्सिस पे प्लॉट करें तो जो ग्राफ बनेगा, बना नहीं रहा है ग्राफ, कह रहा जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप बताओ क्या होगा। अब उसने ग्राफ बनाने के लिए तो कहा नहीं, तो अब ग्राफ बनाओगे फिर स्लोप निकालोगे तो उतना ही समय लग जाएगा। तो बेहतर है ग्राफ ना बनाओ, केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो लिख लो। फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे रखा है तो फ़ारेनहाइट को अकेला रखो, y बराबर mx प्लस सी, y का गुणांक 1 बनाना होता है, तो फ़ारेनहाइट का कोफिशिएंट 1 रखो, डिवाइड मार दो जो भी कोफिशिएंट हो। तो जब उसको y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में लिखोगे तो k का जो कोफिशिएंट आएगा वही हमारा स्लोप हो जाएगा 9/। तब फिर तरीका यह है कि चूंकि ग्राफ ना तो बनाने को कहा है ना ही ग्राफ बना के दिया है, हवा में बोल दिया कि फ़ारेनहाइट वर्सेस केल्विन ग्राफ बनेगा, तो बताओ उसका स्लोप क्या आएगा। तो हम काय को ग्राफ बनाएं? हमें जब रिलेशन पता है तो रटा रटाया रिलेशन लिखा, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो y एक्सिस पर रखा है उसका कोफिशिएंट 1 बना लिया, तो जो भी उसका कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया, तो सामने वाले का कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा स्लोप हो जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ग्राफ बना के बैठे हो, ग्राफ दिया गया है और स्लोप पूछा है तो खट से tan थीटा लगाओ तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, tan थीटा से निकाल लो। तो इसलिए आपको अलग अलग परिस्थितियों में जो अस्त्र चलाना है वो अलग अलग चलाना है, ठीक है ना।
तो ये टॉपिक तो लग रहा है धोखे से ख़त्म हो गया। तो ठीक है, फिर अब थर्मल एक्सपेंशन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके 10 से 15 सवाल